सब कट्ठे जाएंगे। कौमें मुश्किल हालात की भट्टी से ईंधन बंद कर निकलती है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज का इमरान खान तरमीमी कानूनी मुसव्वद को कौमी सरियत से मंजूर करा दिया है। इस मंजूरी के साथ ही ये एक बहस चल निकली है मुख्तलिफ हलकों में, चाहे वो वकला हों, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो जरूरत क्या पेश आई। वजीर आजम से पहले ही हाथ धो चुकी है। वो अपने दूसरे वजीर आजम को मुमकिना अदालती हुक्मदोली और तौहीन अदालत से बचाने के लिए इस कानून को पास करा रही है और चाहती यह है कि अपना वक्त वो इसी तरह से गुजार ले और उसको दूसरे वजीर आजम से हाथ ना धोने पड़े। बिल में क्या अहम बातें हैं जो दर्ज की गई हैं, पहले इस पे बात करते हैं। तो बिल के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट अगर किसी रुकन के अदालत के बारे में रिमार्क्स को हज़फ करार देता है तो इन रिमार्क्स को शहादत के तौर पर अदालत में पेश नहीं किया जा सकेगा। यानी फ्लोर ऑफ द हाउस पर किसी भी अदालती मामले पर कुछ भी कहा जा सकता है और इस तरह अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस को अब इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस बिल में ये भी कहा गया है कि सदर वजीर आला सदर वजीर आजम, वज़राए आला, गवर्नर्स और वज़रा तौहीन अदालत से मुस्तस्ना होंगे और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी। ये शेख आइन में दर्ज मसावात के उसूल यानी आर्टिकल 8 के मुनाफी समझी जा रही है और इस कानून के काबिल अमल होने के बाद एक आम पाकिस्तानी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया जा सकता है और इसे सजा हो सकती है। मगर सदर हों, वजीर आजम हों, वज़राए आला हों, गवर्नर हों या दीगर वज़रा हों, तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार नहीं दिए जा सकेंगे और ना उनको किसी किस्म की सजा का सामना करना होगा। इस मुसव्वदा कानून में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के तौहीन अदालत के खिलाफ अपील की मुद्दत 30 दिन के बजाय अब 60 दिन होगी। अगर इस शेख को NRO अमल दरामद केस के तनाजुर में देखा जाए तो इसका मकसद मौजूदा वजीर आजम को अदालती हुक्म के मुताबिक स्विस हुक्काम को खत लिखने के फैसले से मुजव्वज़ा इनकार की सूरत में वक्त फराहम करना मालूम होता है। वाज़ेह रहे कि आम इंतखाबात का इनेकाद अगर वक्त पर होता है तो अब 9 माह का अरसा बाकी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने दूसरे वजीर आजम से हाथ धोए बगैर पूरा करना चाहती है। इस मुसव्वदा कानून में यह भी कहा गया है कि तौहीन अदालत का नोटिस देने वाला जज उसकी समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। कोई शख्स जज के बारे में सच्चा बयान देता है जो कि अदालती सरगर्मियों के बारे में नहीं है तो तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आएगा। गोया अब किसी भी जज पर कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकेगा और उसको मुतनाज़ा बनाकर अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिशें की जा सकेंगी। इस मुसव्वदा कानून में यह भी कहा गया है कि अदालती फैसलों के बारे में मुनासिब अल्फाज में तबसरा करना भी तौहीन अदालत नहीं होगी। अदालती फैसलों पर तबसरा करना कोई नई बात नहीं है, तमाम दुनिया में अदालती फैसलों पर बात की जाती है और नॉर्म्स भी यही हैं कि एहतराम के साथ बात की जाती है। अब कानून में जो कहा गया है कि मुनासिब अल्फाज, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या हुकूमत कोई ऐसी डिक्शनरी भी मुरतब कर रही है जो अदालती फैसलों पर बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज की निशानदेही करेगी? इसके बारे में हम नहीं जानते। तौहीन अदालत का कोई फैसला या उबूरी हुक्म उस वक्त तक हतमी तसव्वुर नहीं होगा जब तक उसके खिलाफ अपील और नजरसानी की दरख्वास्तों पर हतमी फैसला नहीं आ जाता। किसी जज के खिलाफ उसकी शोहरत से मुतालिक मामले की सूरत में मुताल्लिका जज खुद मुकदमा नहीं सुन सकता और चीफ जस्टिस बेंच बनाएंगे। इस कानून में यह भी कहा गया है कि किसी जज की अदालती कार्रवाई से हटकर उनके खिलाफ कोई मामला आता है तो पूरी अदालत की साख मुतासिर करना तसव्वुर नहीं होगा। इस कानून में यह भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस को स्कैंडलाइज करने का मामला सबसे सीनियर जज निपटाएंगे। इंट्रा कोर्ट हुक्म या उबूरी हुक्म के खिलाफ अपील कोर्ट के मुल्क में मौजूद तमाम जजों पर मुश्तमिल बड़ा बेंच सुनेगा। तौहीन अदालत के मुकदमे में अदालत मुल्जिम को उसी रोज जमानत पर रिहा करेगी। मुकदमा मजीद चला तो सजा दी जा सकेगी। इसका मतलब ये समझा जाए कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को
इस शक में ये आसानी फराहम कर दी गई है कि वो अगर अदालत की तौहीन करे तो उसको गिरफ्तारी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर मुनासिब जमानत का इंतजाम उसके पास मौजूद है तो अदालत की तौहीन के बावजूद उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई नहीं हो सकेगी और वो अदालत की तौहीन करके अपने घर जा सकता है। इस कानून को बहुत उजलत में न सिर्फ तैयार किया गया बल्कि बहुत उजलत में पार्लियामेंट से मंजूर भी कराया गया, सादा अक्सरियत से मंजूर कराया गया। अपोजिशन ने इस पर एहतजाज किया और अपोजिशन जमातें इस पर जो मौक़िफ़ अब इख्तियार उससे मालूम ये होता है कि इसको बहुत जल्द अदालत में चैलेंज कर दिया जाएगा उस वक्त जब ये सेनेट से पास होगा, जब सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत कर देंगे और ये कानून की शक्ल इख्तियार करेगा, उसके फौरी बाद इसे शायद अदालत में चैलेंज कर दिया जाए। इसके बारे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान का क्या कहना है? ये कानून की बालादस्ती के खिलाफ है। ये इन्होंने बताया कि हमारे ऊपर कानून नहीं अप्लाई करते और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे बदनीयती है। ये क्यों कानून बनाया जा रहा है? आसिफ जरदारी का 600 करोड़ रुपया जो स्विट्जरलैंड में पड़ा है उसको बचाने के लिए, ताकि ये जो नया प्राइम मिनिस्टर राजा रेंटल बनाए हैं, ताकि राजा रेंटल का भी वही हाल ना हो जो यूसुफ रजा का है, ताकि ये भी आसिफ जरदारी, इसका काम पाकिस्तानी कौम का पैसा बचाना नहीं, इनका काम है आसिफ जरदारी का चोरी किया हुआ पैसा पाकिस्तानी कौम से जो स्विट्जरलैंड में पड़ा उसको बचाना है। अब उसके लिए कानून बनाया गया है। उसके लिए इन्होंने अदालतों की आज़ादी खत्म की है। इस कानून के अंदर एक ऐसा इन्होंने प्रोविजन दिया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि ये अपील अपहोल्ड होनी है या नहीं, वो उनके हाथ से ले लिया। ये डायरेक्टली जुडिशरी की आज़ादी के खिलाफ है। गैर तो गैर हैं, अपने भी इस मामले पर हुकूमत के साथ नजर नहीं आते। एतजाज अहसन भी इस मामले पर बोल पड़े हैं और उनका भी कहना यह है कि ये बिल जिस तरह से तैयार किया गया और पार्लियामेंट में पेश किया गया, इस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस पैराए में और जिस इबारत के साथ ये बिल कौमी असम्बली में लाया गया था, उसमें सिर्फ उन अफराद को और आला ओहदेदारों को इस्तिस्ना दिया जा रहा था तौहीन अदालत से जिनका जिक्र आर्टिकल 248 में है। मेरी राय में वो भी स्ट्राइक डाउन हो जाना था अदालत से, क्योंकि वो भी आर्टिकल 204 के मुनाफी है, क्योंकि आर्टिकल 204 कहता है एनी पर्सन, हर शख्स को तौहीन अदालत में सज़ा हो सकती है। अब जो आर्टिकल 248 को ख़त्म कर दिया गया है, बीच में से निकाल दिया गया, हज़फ किया गया है, इससे मुराद है कि तमाम पब्लिक सर्वेंट्स और उनको ये इस्तिस्ना मिल गया है। अब इस पर मेरे ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एतजाज एहसन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एतजाज एहसन जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से, गुज़िश्ता वज़ीर आज़म यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इससे पहले जो वज़ीर आज़म थे, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का मुक़दमा लड़ते रहे और तवक्को ये की जा रही थी कि अगर इस मुसवदे को तैयार किया जाएगा तो यकीनन इस पर पार्टी के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे मशवरा किया जाएगा, मगर एतजाज एहसन की गुफ्तगू सुन के ये लगता है कि शायद उनसे भी इस मामले को डिस्कस नहीं किया गया, उनसे राय नहीं ली गई, लिहाजा वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले पर बात करने के लिए अतहर मिनुल्लाह, माहिर आइन व कानून है, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। अतहर मिनुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। फरमाइएगा कि क्या आपको भी ये अंदेशा है कि तौहीन अदालत के बिल की मंजूरी के बाद अदालत और हुकूमत के दरमियान एक नई महाजराई का आगाज हो जाएगा? मेरे ख्याल में कोई नई महाजराई नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जो अदालत का मुसव्वदा है, आर्टिकल 248 सब आर्टिकल 1 के तहत जो उन्होंने बनाने की कोशिश की है, इसकी तशरीह जो है
आईनी जो शिक है उसकी तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। लिहाजा अगर कोई भी ऐसा फेल होगा जो कि नेकनियती पे नहीं होगा और कानूनन नहीं होगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि वो मुस्तस्ना नहीं होगा आर्टिकल 248 सब आर्टिकल 1 के तहत। तो मैं तो समझता हूँ कि उसको स्ट्राइक डाउन करने की भी जरूरत नहीं है, उसकी तशरीह भी हो चुकी है। बाकी शायद ये वक्त जो है वो शायद मुनासिब नहीं था इस तरह की एक कानून साजी का, वरना एक तौहीन अदालत का कानून जो है यकीनन इब्हाम एक जरूर था कि कौन सा कानून जो है वो लागू है या नहीं लागू, लेकिन ये वक्त उससे तासुर यही मिलेगा कि चूंकि 12 तारीख को वजीर आजम को बुलाया है, तो लिहाजा इस वजह से ये जल्दी में बात किया गया है। दूसरा, उसमें चूंकि उन्होंने बहुत एक तब्दीली ये लेके आए हैं कि जो तरीक़ाकार है कार्रवाई का वो काफ़ी तवालत इख्तियार कर सकता है। अब ये काबिल बहस है कि आया आर्टिकल 10A के तहत वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जुमरे में आता है या नहीं आता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त शायद मुनासिब नहीं था इस तरह की कानून साजी का। मगर अब कानून साजी की इब्तिदा कर दी गई है, ये कानून बन जाता है, क्या इसके बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने दूसरे वजीर आजम को तौहीन अदालत से बचा पाएगी अगर वो खत लिखने से इनकार करते हैं? नहीं, मैं जिस तरह पहले कह चुका हूं कि आर्टिकल 248 सब आर्टिकल 1 जब परवेज मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था, उस वक्त इसका सहारा लेने की कोशिश की गई थी और इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। लिहाजा जिस चीज में गैर कानूनी कोई हरकत होगी या कोई बदनीयती होगी, यकीनन अगर अदालत हुक्म करे वजीर आजम को कि उन्होंने एक फैसले पे अमल करना है और अगर वो उस पे अमल नहीं करता तो यकीनन वो आर्टिकल 248 सब आर्टिकल 1 के तहत आएगा नहीं, और अगर उसके नीचे नहीं आएगा तो जो कानून साजी हुई है इसमें भी उसको किसी किस्म की इस्तिस्ना नहीं होगी। तो मेरे अपने जाती कानूनी ख्याल में इस मौजूदा हालत में भी वजीर आजम के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका अतहर मिनुल्लाह, माहिर आइन व कानून। कहना ये था कि वो ये समझते हैं कि ये जो कानून बनाया जा रहा है ये बदनीयती पर मुश्तमिल है, लिहाजा अदालत इसकी तशरीह पहले भी कर चुकी है और अदालत में जाने के बाद इसको शायद चैलेंज भी ना करना पड़े और अदालत इसको कलअदम करार दे दे, इसको ना माने। और ये तमाम तैयारी उनके मुताबिक की इसलिए जा रही है कि इस महीने की 12 तारीख को वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को अदालत के रूबरू पेश होना है या अदालत में उनका जवाब दाखिल होना है, जमा होना है, जिसमें वो ये बताएंगे कि वो सोइस हुकाम को खत लिखते हैं या नहीं लिखते। इसी मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक वजीर आजम खो चुकी है और दूसरे वजीर आजम को बचाने के लिए मुमकिना तौर पर ये तमाम कोशिश की जा रही है कि इस कानून को बनाया जा रहा है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे एक और मुमताज माहिर आइन व कानून। उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो मिल रहे हैं, इंसिस्टेंस इस पे होनी चाहिए कि वो एग्रीमेंट इन राइटिंग हो। बहुत शुक्रिया महमूद शाह साहब। नेटो सप्लाई खुलते ही अमेरिका का डू मोर का मुतालबा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर रहा है। एक बार ये कहा गया कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो अब अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर ये भी कह रहे हैं कि नेटो सप्लाई खुलना ताल्लुकात की बहाली में एक मरहला था, इससे बड़ा मरहला यह है कि पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंदों के और दहशतगर्दों के ठिकानों को ख़त्म किया जाए। हमने अमेरिका की एक मामूली सी सॉरी पर नेटो सप्लाई खोल दी, पार्लियामेंट की सिफारिशात को बालाए ताक रखा, मगर अमेरिका से जो एक तवक्को की जा रही थी कि अब डू मोर नहीं होगा बल्कि बराबरी की सतह पर बात होगी, पाकिस्तान की बातें भी मानी जाएंगी और फिर अमेरिका भी जो पाकिस्तान से तवक्कुआत रखता है उसमें पाकिस्तान यकीनन आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार होगा, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान से कहा गया है कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई भी करे और ये ख्वाहिश भी जाहिर की गई है कि अगर ताल्लुकात बेहतर करने हैं, मामूल
लाने हैं तो पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंदों और दहशतगर्दों के ठिकानों को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान का हमेशा से ये एक स्टांस रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के शिद्दत पसंदों के ठिकाने मौजूद नहीं है और पाकिस्तानी सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करने की ना इजाज़त दी जाती है ना कभी दी जाएगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब। तलत मसूद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अब अफगानिस्तान का मामला अपनी इख्तिताम की तरफ बढ़ने जा रहा है। 2014 तक वहाँ से फौजों ने निकलना है, अमेरिका ने वापस निकलना है और ऐसी सूरत हाल में यकीनन बातचीत एक बेहतर और अच्छी चीज़ हो सकती है कि आपने मामलात को उसके मंतकी हल तक लेकर जाना है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव कि पाकिस्तान मुख्तलिफ ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे, कितना जस्टिफाई आपको लगता है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जबकि अमेरिका खुद बातचीत का सिलसिला शुरू किया हुआ है और उसकी कोशिश ये है कि नेगोशिएशंस करके मामलात को बेहतर किया जाए और जब ये इनकला हो तो अफगानिस्तान एक मुस्तकिल मुल्क की हैसियत से उभरे। तो इस सूरत में अगर अब पाकिस्तान कार्रवाई करता है अमेरिका के बिहाफ पर तो फिर जाहिर है जो मकासद एक तरफ तो कहते हैं कि हम अमन की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर वो तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे तो फिर एक किस्म का तजाद है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान की ये ज़रूर जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान की जो रियासत है उसकी पनाहगाहों से कोई भी ऐसी कुव्वत न हो जैसे हक्कानी ग्रुप है जो कि अफगानिस्तान में जाकर हमला करे, ताकि इन लोगों को मौका न मिले कि पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म के इल्जामात लगाए जा सकें। तो पाकिस्तान की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और अमेरिका की और नेटो की भी जिम्मेदारियां हैं कि उनकी जो पनाहगाहें बनी हैं और जो हम मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं उनको रोकना उनका फर्ज बनता है, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ताउन और एतमाद बढ़ेगा और हम ये तवक्को करते थे कि ये नेटो सप्लाई लाइन्स खुलने से ये एतमाद में कुछ बेहतरी आएगी तो ये दोनों ममालिक एक दूसरे से ताउन करके एक दूसरे को जो नुकसान हो रहा है और मासूम जाने जा रही हैं। तलत मसूद साहब, दोनों तरफ से मामलात को आगे बढ़ना होगा ना। अगर पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई खोलने पर रजामंदी जाहिर की है तो पाकिस्तान का ये भी मुतालबा रहा है कि उसकी सरहदों की खिलाफ वर्जी ना की जाए, उसकी खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। ड्रोन हमले अब भी हो रहे हैं, पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर हो, पाकिस्तान ट्रेड चाहता है मगरबी मंडियों तक और अमेरिका की मंडियों तक रसाई चाहता है, वो पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं है। फिर हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ आप ऑपरेशन का मुतालबा भी करते हैं और ये कहते हैं कि आप जंग में बराबर के हिस्सेदार भी रहे और आप जंग लड़े। किस तरह से जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसके होते हुए पाकिस्तान के लिए कितना मुमकिन होगा कि पाकिस्तान ये सब कुछ कर सकता है और क्या अमेरिका के इस मुतालबे को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि इस मामले को जवाब बनाकर अमेरिका पाकिस्तानी सरहदों के अंदर कोई कार्रवाई का जवाब पैदा कर सकता है? ये मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसे होना चाहिए और होगा, इसलिए कि उससे बहुत खतरनाक नतायज होंगे और पाकिस्तान जाहिर है फिर एक इत्तेहादी नहीं रह सकता और फिर आपने देखा कि नेटो सप्लाई लाइंस फिर बंद हो जाएंगी। तो ये मैं नहीं तवक्को करता कि अमेरिका इस किस्म की कार्रवाई करेगा। अमेरिका और पाकिस्तान तो अब ये तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जब नेटो सप्लाई लाइन खोल दी है तो फिर मामला जो हैं वो आगे बढ़ें और आगे बढ़ने में एक ये तवक्को थी कि पब्लिक स्टेटमेंट्स जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ कोई इल्जामात वगैरह नहीं आएंगे, इसलिए कि इससे माहौल और ख़राब होता है। लेकिन अभी देखिए असल चीज़ जो है वो ये है कि हम ये तवक्को करते हैं कि जो इंटेलिजेंस लेवल पर भी जो इस वक्त एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो गया था और ताल्लुकात भी
ایک طریقے سے تناؤ آ گیا تھا وہ بھی شاید بہتری کی طرف جائیں، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دونوں ممالک کے قائدین، مطلب یہ کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل پیٹریاس وغیرہ سے بھی ملاقاتیں ہوں، تو اگر ان کی آپ نے دیکھا کہ دونوں جنرلز چیئرمین جوائنٹ سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی امریکہ جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی پیش رفت ہے، اگر یہ بھی اعتماد سازی کے لیے بہت مفید ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان یہ امید کرتا ہے، توقع کرتا ہے کہ جیسے افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کو اپنے لوپ میں رکھے گا، اور جو بات چیت کا جو سلسلہ ہوگا اور جو افغانستان میں جو توقعات ہیں اس سے پوری طور سے پاکستان کی آگاہی رہے گی، اور پاکستان کے جو مفاد ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور بارڈر مینجمنٹ میں خاص طور سے دونوں ممالک جو ہیں تعاون کریں گے۔ اگر یہ چیزوں میں پیش رفت ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی میں ایسی بنیادیں بن رہی ہیں جس سے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں ایک دوسرے پر اعتماد بھی ہوگا اور معاملات بہتر ہوں گے، ورنہ پھر آپ وہی چیزیں دیکھیں گے جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام، پاکستان پر دباؤ، اور پاکستان میں اینٹی امریکنزم جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ بہت شکریہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، ہم سے بات کرنے کے لیے تجزیہ دے رہے تھے اپنا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اگر تعلقات کو معمول پر لانا ہے اور افغانستان کا ایک اسموتھ اینڈ گیم چاہیے تو اس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاملات ریسپروکل آگے بڑھنے چاہیے، باہمی اشتراک اور باہمی تعاون کی بنیاد پہ آگے بڑھنے چاہیے۔ جتنے اقدامات پاکستان کرتا ہے اس کے جواب میں پاکستان کو بھی جو توقعات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے شاید پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکیں، اور یہ اس خطے کے لیے بھی بہتری کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو ابتدا میں بتایا کہ کامران صاحب سالانہ تعطیلات پر ہیں، لہٰذا اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض مجھ پر تھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ویلکم بیک۔ 7 یا 8 ماہ کے بعد صرف نیٹو سپلائی ہی نہیں کھلی بلکہ امریکہ کا ڈو مور کا مطالبہ بھی دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ ابھی سپلائی لائن، نیٹو سپلائی لائن پاکستان نے کھولی ہی تھی کہ امریکہ نے ایک اور مطالبہ پاکستان پر داغ دیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کی جائے۔ حالانکہ پاکستان کے بہت سے مطالبات جن کو بظاہر نہیں سنا گیا، بظاہر نہیں دیکھا گیا، ہو سکتا ہے درپردہ کوئی انڈرسٹینڈنگ حکومت کے اور امریکہ کی حکومت کے درمیان رہی ہو، مگر اس کو منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ پاکستان کے جو مطالبات تھے، جو پارلیمانی سفارشات تھیں، ان کو نظر انداز کیا گیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بری طرح سے نظر انداز ہوئی اور نیٹو سپلائی کھول دی گئی۔ نیٹو سپلائی کھلنے کے فوری بعد امریکہ کا یہ مطالبہ سامنے آ گیا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس مطالبے پر پاکستان کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا؟ کیا وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی شروع کرا؟ حالانکہ پاکستان کے جو دیگر مسائل ہیں، چاہے وہ سرحدی دراندازی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہو، وہ جوں کہ توں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، سابق سیکٹری فاٹا۔ محمود شاہ صاحب، بہت خوش آمدید کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فرمائیے گا کہ امریکہ نے ایک بار پھر یہ مطالبہ کر دیا ہے پاکستان سے کہ آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کریں۔ پاکستان کے لیے کتنا قابل عمل ہے یہ مطالبہ اس وقت؟ دراصل میرے خیال میں یہ جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے وہ غلط ہے۔ اگر ہم نے 7 مہینے پہلے یہ شروع کیا تھا تو یہ 7 مہینے ہم کیا کرتے رہے اور اس کے اوپر کیا بات چیت ہوتی رہی، اور صرف ایک سوری کہنے کے اوپر جس طریقے سے یہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد امریکہ تو نیچرلی اور شیئر ہو جائے گا اور آپ کے اوپر مطالبات اور بھی وہ ڈالنا شروع کر دیں گے، اور بلکہ آپ کو
اور بھی خوفزدہ کرنے کے لیے آپ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے. میرے خیال میں یہ جو پاکستان نے اچانک فیصلہ کیا ہے یہ دباؤ سے پاکستان شاید گھبرا گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن پاکستان کی جو ڈیمانڈز تھی وہ پوری کرنی چاہیے تھی اور تب جو ہے یہ فیصلہ ہونا تھا. اور یہ 7 مہینے سفارتکاری کا نل رزلٹ ملا اور اچانک یہ فیصلہ ہوا. تو انہوں نے جو ابھی حقانی نیٹ ورک کے بارے میں کچھ کہا ہے یہ ایک دباؤ کی بات ہے اور میرے خیال میں وہ کرتے رہیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی پاکستان بالکل بکل ڈاؤن کر گیا ہے. اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ حقانی نیٹ ورک واقعی افغانستان میں امریکہ کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جو افغان طالبان ہے جس کا لیڈر جو ہے وہ ملا عمر ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے اور حقانی صرف ایک حصہ ہے, آلدو ایک مضبوط حصہ ہوگا لیکن پھر بھی اس شورا کے یہ 8-10 ممبران میں سے صرف ایک ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ حقانی نیٹ ورک کے نیوٹرلائزیشن کے بعد افغانستان طالبان جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے, دراصل مسئلہ افغان طالبان کا ہے جو کہ امریکہ کی ذمہ داری ہے اور اپنی ذمہ داری کو ہٹانے کے لیے وہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں اور حقانی نیٹ ورک جو ہے شاید مضبوط ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حقانی جو ہے ملا عمر کے حکم کے بغیر کوئی کام وہ نہیں کر سکتا, نہ اس سے روگردانی کر سکتا ہے. بریگیڈیئر صاحب, امریکہ 2014 تک افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے, مطلب یہ کہ جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے. ایسی صورت میں جنگ ختم کرنے کے لیے یقیناً بات چیت کا عمل آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان پر یہ دباؤ کہ وہ مزید کارروائیاں کرے, کیا امریکہ کو یہ باور کرانا ہوگا پاکستان کو کہ اگر کوئی کارروائی پاکستان کرتا ہے تو پھر جوابی کارروائی بھی ہو سکتی ہے, وہ چاہے پاکستان کے خلاف ہو, چاہے وہ نیٹو افواج کے خلاف ہو یا امریکہ کے خلاف؟ دراصل یہ جو پورے رینج ہے ہمارے تعلقات اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے اور اس کو ان رائٹنگ جو ہے وہ لانا چاہیے اور اس میں یہ شامل ہے کہ پاکستان کی جو سرحدات ہے اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے اور یہ جو موجودہ صورتحال میں پاکستان نے ان کی بات مانی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور اس میں پاکستان میں حالات بگڑ سکتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی بڑھ سکتی ہے اور افغانستان میں بھی دہشت گردی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اگر امریکہ جو ہے وہ اپنے مقصدات میں اور جو ان کے ٹارگٹس ہے اس میں وہ منافقت سے کام لے. اور دراصل انہوں نے پاکستان کو جس طریقے سے دباؤ میں لا کے ان سے ایک فیصلہ منوایا ہے یہ تمام امریکہ کے لیے جو ہے ایک خطرہ کی گھنٹی میرے خیال میں ہوگی اور ان کو یاد رکھنا چاہیے اور پاکستان میں بھی میرے خیال میں ہماری سیکورٹی فورس کو کہ دہشت گردی جو ہے اس سے بڑھے. آپ نے امریکہ کے مقاصد کی بات کی, ان کے اہداف کی بات کی. اگر امریکہ حقانی نیٹ ورک کے نام پر سرحد پار کوئی کارروائی کرتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے اور اگر ایسا کیا گیا تو اس کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر وہ سرحد پار کارروائی کرتا ہے تو پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ اس کا کسی طریقے سے جواب دیا جائے اور ابھی جو پاکستان نے امریکہ نے جو پاکستان کے خلاف ایک پلان بنایا ہوا ہے اس میں حقانی نیٹ ورک کا شاید اتنا وہ نہیں ہے. وہ پاکستان کے خلاف ایک لو انٹینسٹی آپریشن شروع کرنا چاہتا ہے اور زیادہ وہ دیر اور باجوڑ میں اوپر جو حملے ہیں اس میں یہ زیادہ ہوں گے. اب انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ دباؤ آپ کے اوپر بڑھے گا اور میرے خیال میں تمام بارڈر کے اوپر شاید وہ اپنی افواج نہ استعمال کریں لیکن کئی افغانوں کو وہ استعمال کر سکتے ہیں پاکستان میں ایک لو انٹینسٹی آپریشن کے لیے اور میرے خیال میں یہ ساری بات چیت جو ہے ہونی چاہیے اور ایک ایگریمنٹ ان رائٹنگ
अभी भी जो हमारी वजीर खारजा है हना रहबानी का वेलकम बैक। तौहीन अदालत के कानून को बनाया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि अदालत और हुकूमत के दरमियान महाज़ाराई शुरू हो चुकी है। अदालत और हुकूमत एक दूसरे के सामने खड़े होंगे क्योंकि इस कानून के तहत जो शिकें सामने आ रही हैं उसमें लगता यह है कि बहुत सी जगह पर हुकूमत अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। कुछ मुकामात ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अदालत के इख्तियारात को कम किया जा रहा है और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, गालिबन इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ को 12 तारीख को अदालत के सामने ये बयान अपना पहुंचाना है, ये बात अपनी पहुंचानी है कि वो सोइस हुक्काम को खत लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। इससे पहले एक वजीर आज़म घर जा चुके हैं, दूसरे वजीर आज़म को बचाने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा पीपल्स ने उजलत में ये तमाम कानून साजी की है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक बार फिर देखा जा रहा है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान इस तरह की कोशिश कर रही है कि महाज़ाराई शुरू हो जाए और उसे कुछ वक्त मिल जाए कि वो अपने वजीर आज़म को बचा सके उस वक्त तक जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते। देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने कोई मास कभी नहीं खोला और ना ही हुकूमत इदारों के दरमियान कोई टकराव चाहती है, लेकिन अगर कुछ लोग जो डायरेक्ट लड़ नहीं सकते और फिर इदारों के पीछे लड़के जो है वो हुकूमत के खिलाफ कोई जंग करना चाहते हैं, तो हम लोग हुकूमत में बैठे हैं और पीपल्स पार्टी कभी आमिरों के सामने भी झुकी नहीं है, तो पीपल्स पार्टी अब भी किसी के सामने झुकेगी नहीं। मेरे ख्याल से जो लोग ये समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी को डरा धमका के चुप करवा सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा उसूलों की जंग और आज भी लड़ती है। पीपल्स पार्टी झुकने को तैयार नहीं है, पहले भी नहीं झुकी और पीपल्स पार्टी ने अपने एक वजीर आज़म को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिलवाया और वो फारिग भी हो गए, घर चले गए। दूसरे वजीर आज़म को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ये बिल तैयार किया गया है, ये कानून बनाया जा रहा है। क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि तौहीन अदालत जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर लगाई गई वो भी एक सरासर ज़्यादती और गलत काम था। उसकी वजह ये है कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आर्टिकल 248 में जो आइन में इम्यूनिटी हासिल है सदर पाकिस्तान को, उसका दिफा करते हुए खत नहीं लिखा था। पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हम खत नहीं लिखना चाहते। हमने ये कहा था कि जब सदर साहब का ओहदा खत्म हो जाए, जब उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम खत आप किसी से भी लिखवा लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो एक आइनी एक इम्यूनिटी प्रेसिडेंट साहब को हासिल है, उसको किसी को मेरे ख्याल से सिर्फ पार्लियामेंट वापस ले सकता है, कोई इंडिविजुअल शख्स नहीं ले सकता। और आज भी हमारा मकसद कतन ये नहीं कि खुदा न खासा हम जजों की कहीं पे कोई बेतौहीन करे। हम ये चाहते हैं कि जो कि एक इजहार आज़ादी है इस मुल्क में सबके लिए, वो इजहार आज़ादी सबके लिए हासिल होनी चाहिए। लेकिन कोई भी माजी में डिक्टेटरों ने भी इस तरह के कवानीन बनाए कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसको कोड़े लगेंगे, उसको फांसी चढ़ा देंगे, तो कोई जबरदस्ती इजहार आज़ादी रोक नहीं सकता। शर्जील मेमन साहब, इस कानून से ये भी तासुर मिल रहा है कि अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। इसमें एक शिक जो शामिल की गई है कि सच्चा बयान अगर किसी जज के खिलाफ दिया जाएगा तो उस पर तौहीन अदालत कि सच्चा बयान क्या है और झूठा बयान क्या है, ये एक डिले टैक्टिस नहीं है? मैं बड़े तफसीलन बता रहा हूँ कि सच्चा है या नहीं इसका फैसला आप कर लें या अवाम कर ले। अगर यही जज जो बैठे हुए हैं आज अदालत में, अदालत उज़्मा में,
یہ انہی ججوں نے، ان میں سے ایک جج صاحب جو آج کل چیف الیکشن کمشنر ایکٹنگ ہیں، انہوں نے پرویز مشرف کو وردی سمیت الیکشن لڑنے کی اجازت دی. مجھے آئین کا کوئی کلاس بتاتے ہیں کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صدر جو ہے، ایک ہم تو اس کو صدر بھی نہیں مانتے تھے، ایک وردی والا شخص جو ہے وہ صدر کے الیکشن لڑ سکتا ہے؟ کون سے کانسٹیٹیوشن میں لکھا تھا؟ ہمارے دوسرے افتخار محمد چودھری صاحب نے پرویز مشرف کے جو 17th امنڈمنٹ تھی اور اس کے جتنے بھی پرویز مشرف نے آئین کا ستیہ ناش، آئین کو تباہ و برباد کیا، اس کو نظر ضرورت کے تحت ایکسیپٹ کر لیا. مجھے بتائیں آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے جس طرح کہ پرویز مشرف نے آئین کی غیر قانونی ترامیم کی صرف اپنے مفاد کے لیے، ان چیزوں کو وہ ایکسیپٹ کیا گیا؟ اسی افتخار محمد چودھری صاحب نے کیا نا. تو اگر ایک چیز غلط ججوں نے کی ہے تو میں اس کو غلط کہوں. اور اس میں آپ کا کہنا ہے کہ آپ پرویز مشرف کو صدر بھی نہیں مانتے تھے، حالانکہ پرویز مشرف سے ہی آپ کی پوری کابینہ نے حلف بھی لیا تھا اور آپ نے اگر صدر تسلیم کیا تھا تبھی حلف لیا تھا. یہ نظریہ ضرورت شاید وہاں پر بھی سامنے آ گیا ہوگا. عمران خان صاحب جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ قانون عدالت میں چیلنج کیا جائے گا تو عدالت اسے کالعدم قرار دے دے گی. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ عمران خان بالکل صحیح بول رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو سب چیزیں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں. ان کو یہ بھی پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ پرویز مشرف جو اب اقتدار میں آنے والا ہے تب وہ ریفرنڈم میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. ان کو عدالتوں کے فیصلے بھی پہلے سے علم ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں تو وہ پھر کرتے ہیں، اس کی بنا پہ پھر فیصلے ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس ملک میں جو ہو رہا ہے اس وقت انفارچونیٹلی مجھے بڑے افسوس کہنا پڑتا ہے، اس طرح نہ ہی ادارے چلتے ہیں اور نہ ہی اس طرح سے جو ہے وہ سیاست کی جاتی ہے جو اس ملک میں کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ جناب شرجیل میمن صاحب. وزیر اطلاعات سندھ اپنا موقف دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ قانون اظہار رائے کی آزادی کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، ہر شخص کو سچ کہنے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن اس سے تاثر یہ مل رہا ہے اور ملک کے دیگر طبقات میں، دیگر مقتدر حلقوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ قانون شاید بدنیتی پر مبنی ہے اور صرف یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وزیر اعظم کو توہین عدالت سے بچا سکے اور جو عام انتخابات میں کچھ وقت رہ گیا ہے اس وقت تک اس معاملے کو لٹکا سکے. اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی اپنے موقف میں کامیاب رہے گی، اپنی کوششوں میں کامیاب رہے گی، دوسرا وزیر اعظم بھی بچا لے گی اور توہین عدالت نہیں ہو سکے گی. مگر عدالت کے اختیارات کم ہو جائیں گے. قانون جو بنایا جا رہا ہے وہ بنیادی مساوات کے قانون سے مطابقت نہیں رکھتا، یہ بھی کہا جا رہا ہے. اگر ایسی تمام صورتحال ہے اور یہ چیلنج ہوتا ہے اور عدالت اسے کالعدم قرار دیتی ہے تو پھر عدالت ایک بار پھر ایسے احکامات صادر کر سکتی ہیں. یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات ہوگی نیٹو سپلائی کی بحالی کے بعد. حقانی نیٹ ورک کے خلاف امریکہ کا یہ مطالبہ ہے کہ اب کارروائی کی جائے. پاکستان سے ایک بار پھر کہا گیا ہے ڈو مور. پاکستان اس کے جواب میں کیا کرے گا اور کیا کر سکتا ہے، بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. توہین عدالت کا قانون قومی اسمبلی سے پاس تو کرا لیا گیا ہے، مگر اس کے بعد ملک کے مقتدر حلقوں میں یہ بحث چل نکلی ہے کہ کیا اس کا مقصد عدلیہ کے اختیارات میں کمی کرنا ہے یا پھر سرکاری انجام دہی میں، سرکاری امور کی انجام دہی میں حکومت اپنے آپ کو قانون سے بالاتر رکھنا چاہتی ہے. اور کیا یہ ایک ایسی صورتحال تو نہیں بن رہی کہ ایک بار پھر حکومت اور عدلیہ دونوں کے درمیان ایک تصادم شروع ہو جائے، ایک نئی محاذ آرائی شروع ہو جائے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب. جسٹس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. فرمائیے کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا قانون بنایا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں ایک بار پھر حکومت اور عدلیہ کے درمیان زبردست قسم کی محاذ آرائی ہو سکتی ہے؟ جی مجھے اندیشہ ہے. اصل میں تھوڑی سی بات یہ بتا دوں کہ جو توہین عدالت کا قانون صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ایک سمجھے تھریٹ ہے کہ ویسے تو ہونا چاہیے کہ جس وقت بھی عدالت کو حکم کرے اس کو اسی وقت امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے اور جج صاحبان کو بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس قانون کا جو ہے وہ استعمال نہ کرے. لیکن ہمارے پاکستان میں آج کل حالات کچھ ایسے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ جو بھی ججمنٹ آپ امپلیمنٹ
करवाना चाहते हैं उसका जो है आप इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कोई अच्छा शगुन नहीं है, ये कोई सिविल सोसाइटी की बात नहीं है। अगर मामला यहाँ तक पहुँच गया है तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये कोई बेहतर सूरत हाल होगी। कानून को कौमी असम्बली से पास करवा लिया गया है, अब सेनेट से पास होगा, फिर सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत कर देंगे और ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसके बाद क्या हुकूमत अपने वजीर आजम को मुमकिना तौहीन अदालत से बचा पाएगी? देखिए, इस पर डिपेंड करता है। ऑलरेडी एक पिटीशन दाखिल हो चुकी है, इस कानून को चैलेंज कर दिया गया है कि ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में है। अब डिपेंड इस बात पर करता है कि उस पिटीशन का जो कि दाखिल हो गई है कितनी जल्दी फैसला होता है। अगर तो उसमें डिले हुआ तो फिर तो शायद बचा पाएंगे, क्योंकि वो प्रोसेस अपना इतना लंबा हो गया है, क्योंकि अब हर इंटरम ऑर्डर को पॉसिबली चैलेंज किया जा सकेगा। तो अगर ये स्ट्राइक डाउन नहीं होता और ये कानून रहता है तो फिर ये मामला है जो बाकी भी जो 4, 6, 8 महीने रह गए हैं तो शायद ये मामलात प्रलॉन्ग हो सके और शायद इस कानून को लाने का मकसद भी बज़ाहिर यही लगता है। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब। कहना यह था कि हुकूमत और अदलिया को वो एक और महाज़राई की तरफ वो बढ़ते देख रहे हैं। इस कानून की कोशिश की गई है कि अदलिया के इख्तियारात को कम किया जाए और हुक्मरान सरकारी उमूर की अंजामदही में अपने आप को कानून से बालातर बना लें। इस मामले पर एक पटिशन भी दायर कर दी गई है इकराम चौधरी एडवोकेट की जानिब से, मगर शायद ये पटिशन क़ब्ल वक्त है क्योंकि अभी अमली तौर पर यह कानून नहीं बना है। इस कानून को अभी सिर्फ कौमी असम्बली से पास कराया गया है, मगर इस बात की तवक्को की जा रही है कि यह कानून बहुत जल्द जैसे ही बनाया जाएगा शायद उसी वक्त चैलेंज कर दिया जाए और चैलेंज कर देने के बाद माहिरीन आईन और कानून ये कहते हैं कि इस कानून को अदलिया कल करार दे सकती है। अगर ऐसा किया गया तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हुकूमत और अदलिया इस वक्त एक नई महाज़राई की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मुमताज़ रहनुमा।